गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने मेनी चैप्टर कंप्लीट किए, 6 चैप्टर कंप्लीट किए हमने। ओके, ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का 6 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। फर्स्ट के 4 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। ओके, और नेक्स्ट दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक 8th चैप्टर एंड 9th चैप्टर हमने कंप्लीट किए। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में, अमर यादव एकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के वीडियोस। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑसिलेशन करके, दैट इज द 6th चैप्टर, सॉरी 5th चैप्टर दैट इज द ऑसिलेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं, आपके लिए, जो ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। ओके, तो वो माइंड में रख के हम ये वीडियोस बना रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारी टीम है, वो टीम और हम क्या कर रहे हैं, इसके वजह से बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन आप भी क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन वीडियोस में, अगर मुझे भी आप लाइक करते हो तो आपको क्या करना है, प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ सके और अच्छे से अच्छे व्यू आ सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट दैट इज द ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट, दैट इज द 5th चैप्टर है। ऑसिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ऑसिलेशन से पहले हमको डिस्कस करना है सम टर्म्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाद में ऑसिलेशंस के मेन टॉपिक को जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म है दैट इज द पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? पीरियोडिक नाम ही इंडिकेट करता है, पीरियोडिक मतलब टाइम। इन फिजिक्स पीरियड मतलब क्या है, टाइम है। ओके, तो पीरियोडिक मोशन मतलब any motion which repeats itself after a definite interval of time is called the periodic motion। मतलब एक ऐसा मोशन मतलब बॉडी अगर मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, अगर बॉडी मूव करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। लेकिन पीरियोडिक मोशन मतलब अगर बॉडी पर्टिकुलर टाइम पे वो रिपीट मोशन करते रहे, रिपीट मोशन करता है, तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल देखो, ये सन है, सिंपल एग्जांपल सन है और ये अर्थ है। ओके, तो ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है, सन से रोटेट करता है। एक रोटेट 365 डेज होने के बाद 365 डेज होने के बाद वो रिपीट, फिर से वही मोशन रिपीट करता है, वही मोशन रिपीट करता है। फिर से 365 डेज होने के बाद फिर से वही मोशन रिपीट करता है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को, जो पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो मोशन क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ओके, तो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, वो क्या करता है, रिपीट होना चाहिए एट ए पर्टिकुलर टाइम पे, आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ओके, सिंपल एग्जांपल देखो, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। तो आपको मालूम है ये अर्थ है और ये मून है। मून क्या करता है, अर्थ से अराउंड घूमता है। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम होने के बाद ये इधर आएगा, फिर से वो रिपीट मोशन स्टार्ट करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखो, एंड द मोशन ऑफ द अदर प्लैनेट्स अराउंड द सन। मतलब सन के अराउंड भी सम प्लैनेट्स घूमते हैं, पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो फिर से रिपीट मोशन करते हैं। ओके, तो उस टाइप ऑफ मोशंस को हम क्या बोल देंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। बाद में द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। देखो ये न्यूक्लियस है, समझो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर टाइम होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घूम के आता है। ओके, बाद में पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो फिर से रिटर्न वही मोशन रिपीट करता है, तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ओके, एनी एग्जांपल आप देख सकते हो, स्प्रिंग, समझो एक स्प्रिंग है। ओके, ये इधर स्प्रिंग है, समझो इधर स्प्रिंग है और इधर ब्लॉक है। तो आपने ऐसा है समझो ये स्प्रिंग है, इधर आपने इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया और छोड़ दिया।
तो ये क्या करेगी, स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी, स्प्रिंग कैसे करेगी, ऐसे वाइब्रेट करेगी। ओके, तो ये पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, वही मोशन क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो वो भी एक एग्जांपल है किसके लिए, पीरियोडिक मोशन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, a body performing periodic motion goes on repeating the same set of movements, goes on repeating the same set of movements, मतलब same set of movements मतलब ये समझो, ये अभी क्या है, सन है, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ एक मोमेंट होने के बाद, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ मोमेंट बोलते हैं। एक मोमेंट हो गया, सेकेंड मोमेंट फिर से रिटर्न करेगा, ये सेकेंड मोमेंट हो गया, ये थर्ड मोमेंट हो गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं। सेट ऑफ मोमेंट्स मतलब ये पर्टिकुलर रोटेशन रहता है, पर्टिकुलर ये रहता है, दैट इज द ये बॉडी परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मोमेंट्स करके, सेम सेट ऑफ मोमेंट्स करके। ओके, मोमेंट्स मतलब ये एक रोटेशन, इधर एक मोमेंट्स क्या होगा, एक रोटेशन होगा। समझो इधर एक पेंडुलम है, पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इधर से समझो स्टार्ट हुआ है, ये पेंडुलम इधर से स्टार्ट हुआ है, तो इधर से जाके इधर जाएगा, फर्स्ट पॉइंट जाएगा, बाद में ये इधर आ गया, इधर से फिर से इधर आएगा, ये फर्स्ट मोमेंट हो गया, फर्स्ट मोमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि इधर से फिर से रिपीट स्टार्ट हो जाएगा, वो रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। देखो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये पेंडुलम का पोजीशन है। देखो इधर आपने छोड़ दिया पेंडुलम, तो पेंडुलम क्या करेगा, इधर आएगा, इधर से इधर तक आएगा, बाद में फिर से इधर तक जाएगा। तो इस मोमेंट को इधर से इधर आ गया, फिर से इधर आ गया, इस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, वन मोमेंट्स बोलते हैं, वन मोमेंट्स बोलते हैं। अगर वो मोमेंट्स फिर से रिपीट करता है, पीरियोडिक मोशन में क्या करता है, उसी मोमेंट्स को क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिपीट करता है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मोमेंट्स मतलब एक मोमेंट्स रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन में क्या करता है, पीरियोडिक मोशन में एवरी बॉडी रिपीट्स इट्स मोमेंट्स एट ए पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वो मोमेंट्स क्या करता है, रिपीट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मोमेंट्स इज कॉल्ड द पीरियोडिक और पीरियोडिक टाइम बोलते हैं इसको। पीरियोडिक टाइम मतलब एक टाइम कंप्लीट करने के लिए, एक मोमेंट कंप्लीट करने के लिए, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ इधर से इधर तक मोमेंट, एक मोमेंट हो गया, तो ये मोमेंट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, वरना पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। ओके, तो ये एक अर्थ का कितना लेता है, 365 डेज लेता है, 365 डेज। तो वो 365 डेज क्या होगा, पीरियोडिक टाइम होगा, वरना पीरियड होगा। किसका, इस अर्थ का अराउंड द सन। और एक समझो पेंडुलम है, ये पेंडुलम है। ओके, तो इधर से पेंडुलम इधर से इधर तक आएगा, ये ऐसे जाके ये फर्स्ट पॉइंट जाएगा, इधर से इधर रिटर्न आएगा इधर। तो ये इधर से इधर जाके इधर रिटर्न आने के लिए कितना टाइम लेता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टाइम, वरना पीरियड बोलेंगे। उस पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। पीरियोडिक टाइम मतलब एक मोमेंट्स कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को हम बोलते हैं पीरियड, वरना पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। ओके, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अंडरस्टैंड हो जाएंगे, मतलब डेरिवेशन आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अगर ये आपको पॉइंट्स अंडरस्टैंड नहीं होंगे तो आपको कभी भी डेरिवेशन, ऑसिलेशंस के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सभी पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। पीरियोडिक मोशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मोशन क्या होता है, रिपीट होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे मोशन क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो मोमेंट्स मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो मोशन कंप्लीट होता है, तो वन कंप्लीशन ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्स बोलते हैं। पीरियोडिक टाइम वरना पीरियड मतलब एक मोमेंट्स कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे पीरियड, वरना पीरियोडिक टाइम बोलेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, नेक्स्ट पॉइंट अब आएगा ऑसिलेटरी मोशन। मतलब ऑसिलेटरी मोशन मतलब इट इज ए पीरियोडिक मोशन, हियर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोस्टली टू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन मोशन। इट इज अ पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है, एक मोशन पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो क्या करता है, रिपीट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है।
लेकिन इसका मेन डिफरेंस क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है लेकिन टू एंड फ्रो मोशन करेगा एंड अप एंड डाउन मोशन करेगा। टू एंड फ्रो मोशन मतलब ये पेंडुलम, समझो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम कैसे मूव करता है, इधर पेंडुलम है, इधर से ऐसे जाएगा, इसको हम टू बोलते हैं, पीछे आने के लिए फ्रो बोलते हैं, और फिर से आगे जाने के लिए टू बोलते हैं, पीछे आने के लिए फ्रो बोलते हैं, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ऐसे ऐसे ये ऐसे। ओके, तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, टू मतलब फॉरवर्ड और फ्रो मतलब बैकवर्ड मोशन। ओके, बैकवर्ड मतलब पीछे आना। ओके, तो टू मतलब आगे जाना, फ्रो मतलब पीछे आना। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। वरना अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन मतलब सिंपल एग्जांपल, वो स्विंग मशीन रहता है और स्विंग ऐसे ऐसे करती रहती है। ओके, ऐसे ऐसे करती रहती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। ये अप जाएगा फिर से डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा। ओके, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। कौन से भी मोशन जो टू एंड फ्रो करे, ये ऐसे ऐसे मोशन करे, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम कैसे मोशन करता है, इधर से इधर तक आता है और ये ऐसे ही रिपीट करता है, ये ऐसे रिपीट करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया, टू एंड फ्रो मोशन। उन्होंने बताया टू एंड फ्रो मोशन तो हो सकता है, वरना अप एंड डाउन मोशन हो सकता है। अप एंड डाउन मोशन मतलब सिंपल एग्जांपल, ऊपर जाना और फिर से नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, टू अप एंड डाउन मोशन बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन करके। सिंपल एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल, मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। ये एक पेंडुलम है। ओके, तो पेंडुलम, क्लॉक का पेंडुलम आपने अगर प्रीवियस के क्लॉक देखे होंगे तो पेंडुलम एक नीचे रहता था, वो ऐसे ऐसे मूव करता था, वो ऐसे ऐसे मूव करता था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। द वाइब्रेशन ऑफ द गिटार और वायलिन स्ट्रिंग। तो आपने अगर गिटार का स्ट्रिंग देखा होगा, ये गिटार है समझो, इधर स्ट्रिंग रहता है, ये स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग को आप क्या करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते, तो ये स्ट्रिंग क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना, अप एंड डाउन ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। ओके, अप एंड डाउन ऐसे वाइब्रेट करता है, तो वो भी एक कौन सा ऑसिलेटरी, वो मोशन कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। ओके, बाद में द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन। स्विंग मशीन अगर आपने देखा होगा तो वो नीडल ऐसे ऐसे करता है, नीडल ओके, नीचे ऊपर ऐसे जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्यों, क्योंकि वो एक पीरियोडिक मोशन भी है। पीरियोडिक मोशन क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो रिपीट करता है, मोशन क्या करता है, रिपीट करता है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। टर्म्स अंडरस्टैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, टर्म्स अगर अंडरस्टैंड होते हैं तो आपको कौन सा भी डेरिवेशन आप कर सकते हो। ओके, तो स्विंग मशीन हो गया। द मोशन ऑफ द फ्रॉन्ग्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक आपने देखा होगा, इसको मैं इरेज करता हूं। ट्यूनिंग फोक कैसा रहता है, ओके, ये है ट्यूनिंग फोक, ये ऐसा रहता है ट्यूनिंग फोक, आपने देखा होगा इसमें, दैट इज द लैब में ट्यूनिंग फोक। ओके, तो ऐसे वाइब्रेशन करते हैं हम, ऐसे मारते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक हैमर रहता है, एक ऐसा हैमर रहता है, इसके ऊपर ऐसे मारने के बाद ये ट्यूनिंग फोक क्या करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, इधर इधर ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। ये दो टर्म्स इस स्लाइड से मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या रहते हैं, पीरियोडिक मोशन रहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ऑसिलेटरी मोशन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मोशन रिपीट तो होगा ही, और वो कैसे होने चाहिए, टू एंड फ्रो होना चाहिए, टू एंड फ्रो होना चाहिए, एंड अप एंड डाउन होना चाहिए, अप एंड डाउन होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। तो सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन रहते हैं। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक मोशन मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो फिर से रिपीट करता है। तो टू एंड फ्रो मोशन रहने दो, वरना अप एंड डाउन मोशन रहने दो, सभी एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो मोशन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो सभी ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएंगे, पीरियोडिक मोशन हो जाएंगे। बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी, मतलब सभी पीरियोडिक मोशन कभी भी ऑसिलेटरी नहीं हो सकते। सिंपल एग्जांपल, ये सन है,
ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो फिर से मोशन क्या करेगी, रिपीट करेगी। मतलब ये कौन सा हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम होने के बाद वो रिपीट करता है, अपना मोशन क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो ये पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। टू एंड फ्रो मतलब बैक, आगे जाना पीछे आना, ओके, तो उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। एंड अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये ओनली सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन करके, ओके। तो उन्होंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी ऑसिलेटरी मोशन ये पीरियोडिक मोशन है, सभी ऑसिलेटरी मोशन ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन कभी भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको आ सकता है। In oscillatory motion, the displacement, velocity and acceleration can be represented by sine and cosine functions। देखो, इन oscillatory motion में अगर आपने एक मोशन को ड्रॉ कर दिया इन ग्राफ के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, तो आपको एक कोसाइन एंड साइन एंगल मिल जाएगा, ओके, एक वेव मिल जाएगा, वेव के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो सच टाइप ऑफ दीज फंक्शंस आर नोन एज द हार्मोनिक फंक्शंस। तो साइन फंक्शंस एंड कोसाइन फंक्शंस, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ऑसिलेटरी मोशंस को, ऑसिलेटरी मोशंस को हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। वो कैसे, देखिए अंडरस्टैंड करो, ये पेंडुलम है, इनिशियल पोजीशन इधर है, समझो इनिशियल पोजीशन इधर है, ओके। तो फिर से ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब ये ऊपर गया, ओके, फर्स्ट पॉइंट इधर आ गया, मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, फिर से वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब इधर नीचे आ रहा है, ओके। फिर से इस साइड ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब इस साइड नहीं, लेकिन अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये एक डायरेक्शन अलग है, ये एक डायरेक्शन अलग है, तो इसका डायरेक्शन सेकंड डायरेक्शन इधर होगा, इधर होगा, ओके। ये ऊपर इधर तक जाएगा, इधर तक जाएगा, फिर से वो नीचे आएगा, फिर से वो नीचे आएगा, मिनिमम पोजीशन तो आएगा। देखो इस मोशन को आपने किसमें ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज द एक वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओके। तो ये इस टाइप ऑफ मोशन को अगर कौन सा भी मोशन रहने दो, अगर उन मोशन को वेव फॉर्म में अगर आप ड्रॉ करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइन एंड कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशंस को हम साइन एंड कोसाइन फंक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। सो इसीलिए इस कोसाइन और साइन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओनली आपको अगर ऑसिलेटरी मोशन को हमने एक ग्राफ में ड्रॉ कर दिया, एक ग्राफ के और वेव के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया, तो उसी वेव को हम क्या बोलते हैं, साइन वेव वरना कोसाइन वेव बोलते हैं, वरना साइन फंक्शन वरना कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। तो उसी साइन वरना कोसाइन फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हो, ऑसिलेटरी मोशन को एक हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हो। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सम टाइम अगर आपको पूछे तो ऑसिलेटरी मोशन को और एक नाम कौन सा है, दैट इज द हार्मोनिक मोशन है, वरना सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हो आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन वरना हार्मोनिक मोशन करके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर पूछे तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन को आप साइन एंड कोसाइन फॉर्म में लिख सकते हो, वरना ड्रॉ कर सकते हो, ओके। साइन और कोसाइन मतलब क्या, वेव के फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। तो इसके वजह से इन ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं, वरना हार्मोनिक मोशन करके बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको आ सकता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को वर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन करके, SHM करके। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। एनी पीरियोडिक मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन अलोंग ए सर्टेन फिक्स्ड पाथ, ओके। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एक ऐसा मोशन है, उधर
ये इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपल ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन। सो ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन ऑसिलेटरी मोशंस को आप हार्मोनिक फंक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो इसके वजह से हार्मोनिक फंक्शंस कौन से हैं? साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन करके। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इसके वजह से इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन है, एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन रहता है। पेंडुलम का मीन पोजीशन कौन सा होगा? मीन पोजीशन मतलब रेस्ट पोजीशन। इधर से आप अगर एक्सटर्नल फोर्स डालने के बाद ही वो क्या करेगा? मोमेंट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो पेंडुलम का मीन पोजीशन कौन सा होगा? ये होगा। इधर आपने फोर्स डालने के बाद वो पेंडुलम मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ओके, तो मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो करता है। टू एंड फ्रो मतलब टू मतलब फॉरवर्ड, फिर से बैकवर्ड, फिर से टू फॉरवर्ड, फिर से बैकवर्ड। ओके, तो सच टाइप ऑफ मोशन किधर से स्टार्ट होता है? मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, और मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो स्टार्ट करता है। टू मतलब आगे जाना, फ्रो मतलब पीछे आना। ओके, तो सच टाइप ऑफ मोशन स्टार्ट करता है, तो उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे जाके फिर से पीछे आता है, फिर से आगे जाता है, फिर से पीछे आता है। तो इसी को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। करता है किधर से? एक मीन पोजीशन से। तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। पॉइंट्स अंडरस्टैंड होते हैं तो डेफिनेटली आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन द मोशन इज कॉल्ड द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ द पाथ इज स्ट्रेट लाइन मतलब अंडरस्टैंड करो, समझो एक ये बाद में भी आप अंडरस्टैंड करोगे। इधर एक स्प्रिंग है ऐसी, ओके, और इधर एक ब्लॉक है, इधर एक ऐसा ब्लॉक है। ओके, तो ये ब्लॉक के ऊपर ये नॉर्मल स्टेट है, ये नॉर्मल कंडीशन है। आपने क्या कर दिया? इसको खींचा, उस ब्लॉक को आपने खींच दिया और छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा? ब्लॉक ऐसे मूव करेगा, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये हो गया इसका नॉर्मल पोजीशन मतलब मीन पोजीशन इसको हम बोलते हैं। इसको छोड़ दिया, इधर आएगा वो ब्लॉक। ओके, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। फिर से इस इधर से आपने छोड़ दिया तो ये ब्लॉक इधर आके नहीं रुकेगा, फिर से इधर तक जाएगा वो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो किधर से मूव कर रहा है वो? मीन पोजीशन। विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन ये क्या कर रहा है? इधर ऐसे मूव कर रहा है। विथ स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। लीनियर नाम इंडिकेट करता है लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो मतलब वो आगे जाएगा, फिर से पीछे आएगा, फिर से आगे जाएगा, फिर से पीछे आएगा। ओके, मीन पोजीशन से। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सिंपल एग्जांपल, इफ द पाथ इज एन आर्क ऑफ द सर्कल मतलब पेंडुलम कैसे मूव करेगा? देखो ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम ऐसे मूव करेगा। देखो ऐसे मूव करेगा वो। ओके, तो ये पाथ कैसा है इसका? एक आर्क जैसा है। सर्कल का आर्क रहता है, सर्कल का जो पार्ट रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क के जैसा वो पार्ट है इसका। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है? ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन है? ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
तो पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको अंडरस्टैंड होना ही है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखो, 4 पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। पीरियड और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक मोमेंट होने के लिए कितना टाइम लेता है, वरना एक मोशन होने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, और वरना पीरियड बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू एंड फ्रो मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड द इट्स टाइम पीरियड। प्लीज अंडरस्टैंड करो, टू एंड फ्रो मोशन रिपीटेड मतलब समझो ये पेंडुलम इधर है। ओके, तो ये पेंडुलम क्या करेगा, इधर से छोड़ दिया आपने, इधर से आपने पकड़ा है, उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा। ओके, इधर आएगा, फिर से इधर आने के लिए कितना टाइम लेता है, इधर से इधर जाने के लिए प्लस इधर से इधर आने के लिए वो टाइम कितना लेता है। मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए, एक टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए ये हो जाएगा टू मोशन और ये हो जाएगा फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, वरना टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, वरना एक टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को हम बोलते हैं पीरियड, वरना टाइम पीरियड बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड में रखना है आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आता ही है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है, दैट इज द टाइम पीरियड और पीरियड मतलब क्या। तो टाइम पीरियड मतलब पीरियड मतलब क्या, अगर एक पेंडुलम है, वरना एक कौन सी तो बॉडी है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो एक टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए कितना टाइम लेती है। ओके, तो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू एंड फ्रो मोशन रिपीटेड, ये ऐसे भी लिख सकते हो, वरना द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड, वरना टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी मतलब अंडरस्टैंड करो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी और एन ऑफ द पीरियोडिक मोशन। मतलब एक सेकेंड पे पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड पे, 1 आवर पे कितने वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना करता है। ओके, तो समझो, अंडरस्टैंड करो इसको। तो इधर एक पेंडुलम है, इधर एक पेंडुलम है। ओके, तो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम एक सेकेंड पे कितना वो ऑसिलेट करता है, एक सेकेंड पे वो कितने बार ऑसिलेट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड पे, पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड पे वो कितना ऑसिलेशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होना चाहिए। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लेता है, दैट इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड पे कितने ऑसिलेशन करता है, कितने ऑसिलेशन करता है। ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अंडरस्टैंड करना है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उधर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे फॉरवर्ड टू एंड फ्रो मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर सम टर्मिनोलॉजी है, मतलब सम डेरिवेशंस है, सम पॉइंट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखो, तो ये है मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, जेई के लिए और महाराष्ट्र सीईटी के लिए, सभी के लिए इसको यूटिलाइज होने वाला है आपको। ओके, ऑप्शंस देखो, मैं सभी पॉइंट्स आपको क्लियर करवाऊंगा, लेकिन आपको पॉइंट वाइज आपको क्या करना है, स्टडी करना है, अच्छे तरह से आपको स्टडी करना है, अच्छे तरह से आपको अंडरस्टैंड करके स्टडी करना है। ओके, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखेंगे, देखो इनिशियली ये क्या है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस बोलते हैं इसको। ओके, तो इधर एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, इधर यम करके, उसका मास कितना है, यम। ओके, और इधर एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक साइड किधर बंधा हुआ है, दैट इज द मास को बंधा हुआ है, और सेकेंड साइड इधर फिक्स्ड है, ये फिक्स है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन। रिलैक्स पोजीशन मतलब इसके ऊपर आप कौन सा भी फोर्स नहीं डाले हो, ऐसे ही रखे हो उसके ऊपर। ओके, ऐसे ही आपने रखे हुए। अगर आपने फोर्स डालने के बाद, ये फोर्स डालने के बाद ये ब्लॉक
इनिशियली ब्लॉक इधर था, ओके, तो इस पोजीशन में ये रिलैक्स पोजीशन है। रिलैक्स पोजीशन मतलब इसके ऊपर कौन सा भी फोर्स आप नहीं डाल रहे हो, ओके, तो रिलैक्स पोजीशन में, तो रिलैक्स पोजीशन से आपने अगर फोर्स डाला तो ये ब्लॉक इधर से किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये सेकेंड पोजीशन हो गया, ये सेकेंड पोजीशन हो गया, ओके। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेच्ड पोजीशन। स्ट्रेच्ड पोजीशन मतलब उसको आपने ब्लॉक को क्या किया है, ऐसे फोर्स डाल के उसको क्या किया, आपने खींच दिया, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेच्ड पोजीशन बोलेंगे, ओके। अगर समझो ये ब्लॉक है, आपने फोर्स ऐसा नहीं डाला, इसको मैं इरेज करता हूं, फोर्स आपने ऐसे डाला, मतलब उसको कॉम्प्रेस कर दिया, तो कॉम्प्रेस करने के बाद ये ब्लॉक इधर था, आपने कॉम्प्रेस कर दिया, तो ब्लॉक इधर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ओके, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड पोजीशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, इतना तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे, ओके। तो देखो फर्स्ट वन, प्लेस ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है फ्रिक्शनलेस, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमने क्या किया है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है। फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब क्यों, क्योंकि इसका अगर आपने ऑसिलेट एक पकड़ के उसको छोड़ दिया, वो तो कंटिन्यूअस क्या करेगा, वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शन है, सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ही नहीं है, उन्होंने बताया फ्रिक्शन ही नहीं है, इसके वजह से वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर फ्रिक्शन है तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करते 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 वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑसिलेट करना ही बंद हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कंसीडर किया है, ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, उसको फ्रिक्शन ही नहीं है, वो तो कंटिन्यूसली एक बार आपने जो पकड़ा तो उसको छोड़ने के बाद वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। सेकेंड वन, अटैच वन एंड ऑफ द स्प्रिंग टू ए रिजिड वॉल एंड द अदर एंड टू द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। मतलब ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का एक एंड ब्लॉक को कनेक्ट किए और सेकेंड एंड इसको अटैच किए, इस सरफेस को अटैच किए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पुल द ब्लॉक ऑफ मास m टुवर्ड्स द राइट एंड रिलीज इट। मतलब आपने क्या किया, इस ब्लॉक को राइट को पुल किया मतलब खींचना, ऐसे खींच दिया, ओके, खींच दिया एंड रिलीज कर दिया। खींचने के बाद ऐसे खींच दिया और उसको छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा ना, ब्लॉक क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ओके। रिलीज इट, द ब्लॉक विल बिगिन इट्स टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ऐसे वो कंटिन्यू स्टार्ट कर देगा ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज दिस वन इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपने लिया इसको, ब्लॉक को लिया, ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर तक लिया, बाद में इसको छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाएगा, फिर से वो इधर तक आएगा। देखो सेकेंड पॉइंट इधर दिखाया हमने, ओके, तो इधर तक आएगा, फिर से वो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स फिर से वो उसको क्या करेगा, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कंटिन्यूअसली क्या करना स्टार्ट करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, ओके। ऑन आइदर साइड मतलब दोनों साइड इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों साइड क्या करेगा, वो ब्लॉक क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करके, तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इसके वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन और रिलैक्स पोजीशन, हमें तीन पोजीशंस कंसीडर करने हैं। एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको मैं अरेंज करता हूं, एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब रिलैक्स पोजीशन, इसके ऊपर कौन से भी फोर्स लग नहीं रहे, नॉर्मल पोजीशन में, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं, मीन पोजीशन बोल सकते हैं। देखो सभी वर्ड्स हमें यहाँ मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन वरना रिलैक्स पोजीशन, ये सभी तीनों वर्ड्स क्या है, सेम ही, ओके। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इधर है, ये ब्लॉक इधर है, तो इधर देखो, द स्प्रिंग एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो ब्लॉक के ऊपर ये स्प्रिंग क्या नहीं कर रहा है, कौन सा भी फोर्स नहीं लगा रहा है, ये नॉर्मल पोजीशन है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पोजीशन देखो, स्ट्रेच्ड और एक्सटेंडेड पोजीशन। स्ट्रेच्ड और एक्सटेंडेड पोजीशन मतलब इस ब्लॉक को आपने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, एक फोर्स लगा के क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, और इधर से आपने, इधर देखो ये स्ट्रेच पोजीशन, इधर था पहले ब्लॉक, इधर से आपने किधर लेके आया, इधर लेके आया,
इधर लेके आए, ये सेकंड कंडीशन है। एक ही है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, मास और स्प्रिंग एक ही है, लेकिन आपने अलग अलग पोजीशन दिखाया, आपने अलग अलग पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन है मीन पोजीशन, वरना इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। आपने इस ब्लॉक को स्ट्रेच करके इधर तक लेके आए, तो ये सेकंड पोजीशन हो गया, दैट इज स्ट्रेच्ड पोजीशन, वरना उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड पोजीशन करके। तो इसमें क्या क्या होता है प्लीज अंडरस्टैंड करो। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द राइट, और टुवर्ड्स द राइट मतलब ये एक्चुअली मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से राइट साइड आपने अगर ब्लॉक को एक्सटेंड कर दिया तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेच्ड और एक्सटेंडेड पोजीशन बोलते हैं। From its equilibrium position, the force exerted by the spring on the block is directed towards the left. Please understand करो, very very important concept है। अगर आप फील करना है इसको, अगर आप ब्लॉक इसको एक्सटेंड कर दिया, देखो इनिशियली ब्लॉक इधर था, आपने क्या कर दिया, इस पे ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर किधर फोर्स लगाएगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आप इधर खींच रहे हो लेकिन स्प्रिंग किधर खींचेगी, इधर खींचेगी, अपोजिट। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। आपने क्या किया, इस ब्लॉक को ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये ब्लॉक और स्प्रिंग, ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में क्या है, स्प्रिंग है। वो स्प्रिंग क्या करेगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी। आप तो ऐसे फोर्स लगाए हो, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगी, ऐसे फोर्स लगाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो आप तो फोर्स ऐसे लगाए हो, आपने फोर्स लगा के इधर तक लेके आए हो इस ब्लॉक को, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगी, इस ब्लॉक को क्या करना चाहेगी, वो ओरिजिनल पोजीशन को लाने के लिए प्रयत्न करेगी, ओके। तो इसी फोर्स को, इस स्प्रिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अगर आपने इधर तक लिया, इस ब्लॉक को इधर तक लिया और छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्यों ओरिजिनल पोजीशन में आता है, क्योंकि स्प्रिंग उसके ऊपर फोर्स लगाती है, रिवर्स फोर्स लगाती है। आप कितना डिस्प्लेस करोगे, आप कितना, समझो इधर से आपने इधर लेके आए तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर स्प्रिंग है, इधर ब्लॉक लगा, आपने ये नॉर्मल पोजीशन है, समझो इधर से इधर लेके आए, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा थोड़ा, फिर से इधर लेके आए, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा, फिर से इधर लेके आए, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा। लेकिन आप कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, उस ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस कर रहे हो, उतना फोर्स भी बढ़ रहा है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। आप कितना डिस्प्लेस करोगे उस ब्लॉक को, उतना उसका स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो आप इस साइड फोर्स लगा रहे हो, मैं इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपको सभी अंडरस्टैंड होना चाहिए, ओके। तो इस साइड आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो रहेगा वो इस साइड रहेगा। स्प्रिंग क्या करेगी, उस ब्लॉक को अट्रैक्ट करेगी मतलब ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहेगी, वो ओरिजिनल पोजीशन में मतलब इस पोजीशन में क्या करना चाहेगी, वो लाना चाहेगी। तो इस टाइप ऑफ फोर्स को जो स्प्रिंग लगाती हो, जो फोर्स लगाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो देखेंगे, देखो इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, आपने क्या किया, इस पोजीशन से आपने क्या किया, इस ब्लॉक को इधर लेके गए, ओके, राइट साइड लेके गए, ओरिजिनल पोजीशन से राइट साइड लेके गए। The force exerted by the spring on the block is directed towards the left, मतलब ये जो स्प्रिंग आपने ब्लॉक को राइट साइड लेके गए, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके अपोजिट लगेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर राइट साइड हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ओके। तो सेकेंड वन देखो, सेकेंड पॉइंट, the spring tends to regain its original shape and size and therefore it exerts a restoring force on the block। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके वजह से रहता है, इलास्टिसिटी के वजह से। इस स्प्रिंग की एक इलास्टिसिटी रहती है, वो इलास्टिसिटी क्या करना चाहती है, उस ब्लॉक को रेस्ट में रहना चाहती है, रेस्ट में मतलब ओरिजिनल पोजीशन में रखना चाहती है, ओके। तो आपने इधर से इधर तक लेके गए, लेकिन उसको आपने छोड़ दिया, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स रहता है, स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोर हुआ रहता है फोर्स, ओके, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, उस ब्लॉक को इधर से इधर तक लेके आता है। फिर से वो कॉम्प्रेस होना स्टार्ट होता है, दैट इज द थर्ड पॉइंट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये पॉइंट था, आपको रिमेंबर करना है। एक पॉइंट रिमेंबर करना है, आप जो फोर्स लगाते हो, वरना आप जो डिस्प्लेसमेंट करते हो ब्लॉक्स को,
उसके अपोजिट कौन सा रहता है, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो थर्ड वन, द रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द ब्लॉक बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग लगाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, वही रिस्टोरिंग फोर्स किसके लिए, इस ब्लॉक को ओरिजिनल पोजीशन के लिए लाने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सभी पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं, सभी पॉइंट, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंड होता है आपको तो जब आप डेरिवेशन करोगे तो वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके वजह से मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं। ओके, फोर्थ पॉइंट, द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये अंडरस्टैंड करो, ये समझो इधर है आपका, ये क्या है, इधर है, समझो इधर है ब्लॉक। ओके, ये ब्लॉक है और इधर स्प्रिंग है। ओके, ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में एक स्प्रिंग है। तो आपने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये नॉर्मल पोजीशन है। ये नॉर्मल पोजीशन मतलब इसके ऊपर फोर्स कौन सा भी नहीं है। आपने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक को इधर से इधर लेके आए, थोड़ा स्प्रिंग के अंदर फोर्स बढ़ेगा थोड़ा, फिर से आपने एक्सटेंड कर दिया, फिर से ज्यादा बढ़ेगा, फिर से एक्सटेंड कर दिया, फिर से ज्यादा बढ़ेगा। मतलब आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, उतना स्प्रिंग के अंदर फोर्स भी बढ़ रहा है। प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकली इमेजिनेशन करो, आप कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उस स्प्रिंग को, वरना उस ब्लॉक को कितना आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होते जाएगा उस स्प्रिंग के अंदर, उस स्प्रिंग के अंदर। आपका अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो फोर्स भी उसके अंदर, दैट इज द स्प्रिंग के अंदर फोर्स भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो रहता है स्प्रिंग के अंदर डेवलप होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप होता है, वो प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इस मेन पोजीशन से आप कितना डिस्प्लेस करते हो, उस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हो। अगर आप ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, अगर कम डिस्प्लेस करोगे कम रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है, बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका डायरेक्शन अपोजिट रहता है, फोर्स का, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट रहता है। आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे खींचेगा ना वो स्प्रिंग क्या करेगा, इधर खींचेगा। आप इधर खींच रहे हो, आपका फोर्स नहीं पूछ रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज द स्प्रिंग का फोर्स पूछ रहे। ओके, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर रहेगा, इस साइड रहेगा, अपोजिट रहेगा। आप इधर खींच रहे हो, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स इधर रहेगा, अपोजिट रहेगा, उससे अपोजिट रहता है। ओके, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है। देखो, इफ x इज द डिस्प्लेसमेंट देन रिस्टोरिंग फोर्स F इज गिवन बाय, F इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा। x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे, रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट घटाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के इंटू एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड आप कर रहे हो तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड लगेगा, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसके वजह से उधर माइनस है। ओके, और के क्या है, कांस्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं। देखो इधर देखो, K is a constant and depends upon the elastic properties of the spring। तो स्प्रिंग के ऊपर ये K का वैल्यू क्या रहता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट वरना कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, इलास्टिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब थिन स्प्रिंग है, समझो थिन स्प्रिंग है, थिन स्प्रिंग है, तो उसको आपने थोड़ा इलोंगेट कर दिया तो इसके अंदर स्ट्रेस जो बढ़ेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो इलास्टिसिटी मतलब मटेरियल के ऊपर वो के का वैल्यू डिपेंड करता है। के का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, वरना स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्टेड। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस साइड होगा और आपका रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। ओके, तो इसके वजह से हमने क्या लिया है, उसको नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। वो क्या है, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो कॉम्प्रेस्ड पोजीशन, अभी थर्ड पोजीशन देखो, थर्ड पोजीशन है, ये है कॉम्प्रेस्ड पोजीशन। आपने क्या कर दिया, इसको ले लिया, इधर लेके आए, दैट इज द फर्स्ट पोजीशन में। ओके, तो उधर से आपने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर से इधर आएगा,
बाद में इधर से फिर से इधर तक जाएगा वो, क्यों? क्योंकि नॉर्मल पोजीशन में ही नहीं ठहरेगा वो ऐसे करते रहेगा, ओके, टू एंड फ्रो मोशन करते रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहेगा? मोशन करते रहेगा, ओके। तो इधर से क्या करेगा? वो इधर आएगा, फिर से इधर भी आएगा वो, ओके। लेकिन देखो, आप अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है इसके अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो किधर लगेगा? अभी ऐसे लगेगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये नॉर्मल पोजीशन है। आप क्या कर रहे हो? इस नॉर्मल पोजीशन से स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, तो आप डिस्प्लेस किधर कर रहे हो? ये नॉर्मल पोजीशन है, समझो। आप उस ब्लॉक को कंप्रेस कर रहे हो, ओके, उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर होगा? ये नॉर्मल पोजीशन से इधर तक हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसके वजह से जो अंदर स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन उसका जो स्प्रिंग का फोर्स रहेगा वो इस साइड लगेगा, ओके। तो देखो, इधर फोर्स समझो इनिशियली इधर है, ये पॉइंट है, तो इधर से इधर आ रहा है, समझो ये इधर से इधर आ रहा है, तो ये स्प्रिंग क्या होगी? कॉम्प्रेस होगी। देखो, इधर कॉम्प्रेस हुई है, इधर स्ट्रेचेबल है थोड़ी, ओके, तो इधर कॉम्प्रेस हुई है, तो ये कॉम्प्रेस स्प्रिंग क्या करेगी? रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, उसको अपोजिट लगाएगी। डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। इधर भी सेम, डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट लगता है, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो देखेंगे पॉइंट वाइज। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट साइड आपको अगर ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, ओके। राइट साइड तो ये पोजीशन कॉन्सेप्ट हो गया, लेफ्ट साइड मतलब ये, ओके। तो इधर आपने अगर डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट साइड अगर आपने ले लिया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, ओके। आपने लेफ्ट साइड को डिस्प्लेस कर दिया है ब्लॉक को, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो कौन से साइड रहेगा? राइट साइड रहेगा, मतलब अपोजिट रहेगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट 7th पॉइंट देखेंगे। 7th पॉइंट, नाउ इफ द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द राइट मोस्ट पोजिशन, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग एक्सेलरेट्स इट्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्सेलरेट्स मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपने राइट मोस्ट पोजीशन से इधर रखा है, ब्लॉक इधर रखा है, ओके, आपने छोड़ दिया, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्सेलरेट्स होते जाएगा, वो मोशन क्या करते जाएगा? फास्ट फास्ट मूव करते जाएगा। देखो देखो देखो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर है, ये मेन पोजीशन है, इधर से आपने स्प्रिंग को, ये ब्लॉक को इधर लेके आया, इसको छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्या करेगा? स्पीड से मूव करेगा ना, स्पीड से मेन पोजीशन को आएगा, मतलब इधर से इधर को मेन पोजीशन को वेरी फास्ट आएगा। दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेट्स करेगा वो। एक्सेलरेट्स मतलब एक्सेलरेशन उसका बढ़ते जाएगा, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नाउ इफ द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द राइट मोस्ट पोजीशन, राइट मोस्ट पोजीशन मतलब इधर से आपने अगर इस ब्लॉक को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसका एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा और ये नॉर्मल पोजीशन को आना चाहेगा, ओके। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग एक्सेलरेट्स इट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को लाने के लिए वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी एक्सेलरेशन बढ़ाएगा, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। एफ इज इक्वल टू एम है ना, एफ इज इक्वल टू एम एफ इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स एम इंटू ए करके, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एफ डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स हमने डिस्कस किया था, दैट इज द माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, दैट इज द एक्स के ऊपर, ओके। तो ये वही है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स होगा डिवाइडेड बाय एम होगा। तो ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक, एक्स मतलब आपने कितना डिस्प्लेसमेंट की हो, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा की हो, एक्स ज्यादा की हो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन भी
टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वेरी फास्ट से आएगा ना वो, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा की हो आपने, समझो उसको छोड़ दिया तो वेरी फास्ट से मीन पोजीशन को आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस शोज दैट द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आपको बताता है, देखो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है। लेकिन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है, लेकिन वो नेगेटिव के फॉर्म में रहता है, मतलब एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है, आपने क्या कर दिया, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर लेके आए, ब्लॉक को इधर से इधर लेके आए, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा। लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा, तो वो डायरेक्शन इधर होगा। क्यों? क्योंकि इधर माइनस है, देखो माइनस है। ओके, तो माइनस इंडिकेट क्या करता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन और फोर्स, फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों क्या रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन किधर होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे। ओके, तो ये पॉइंट रिमेंबर करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर आपको। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आपको क्लियर करवा रहा हूं, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट आ सके, उसमें क्या आ सके, इंटरेस्ट आ सके। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप नीट भी क्लियर कर सकते हो, जेई भी क्लियर कर सकते हो, महाराष्ट्र सीईटी भी क्लियर कर सकते हो। इस लेवल का कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं। ओके, नॉट ओनली बोर्ड का, ओके, सभी कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, सभी कंटेंट सिंपल सिंपल वर्ड में बता के मुझे कंप्लीट नहीं करना है आपको। सभी कंटेंट में इतना स्ट्रांग कंटेंट दे रहा हूं ना आपको, दैट इज द नीट लेवल रहने दो, जेई लेवल रहने दो, सीईटी लेवल रहने दो, इतना अगर आपने कर दिया और प्रॉब्लम्स बाद में आपने कर दिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, as the block moves towards the mean position its speed starts increasing but acceleration force goes on decreasing। तो आपको रिमेंबर करना है, इसका स्पीड तो इंक्रीज होगा, प्लीज अंडरस्टैंड करो। इधर से ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक इधर से इधर आ रहा है, समझो इधर से इधर आ रहा है, तो इसका स्पीड तो इंक्रीज होगा। ओके, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिमेंबर करना है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं इरेज करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करो, एज द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इट्स स्पीड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। मतलब समझो इधर से ब्लॉक आपने छोड़ दिया, एक एक्सट्रीम पोजीशन को लेके उसको छोड़ दिया, तो ब्लॉक की स्पीड तो इंक्रीज होगी, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करो, बट एक्सेलरेशन एंड फोर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो क्यों डिक्रीज होता है। देखो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, 20 मीटर है, समझो ये 20 मीटर है। ओके, बाद में इधर आएगा ब्लॉक, ये कितना बचेगा, 10 मीटर बचेगा। इधर आएगा ब्लॉक तो ये 5 मीटर बचेगा। अंडरस्टैंड करो, सिंपल एग्जांपल, ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कम हो रहा है। मीन पोजीशन से आपको मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज आपको मीन पोजीशन से मेजर करना है, मीन पोजीशन से मेजर करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज हमको मीन पोजीशन से। तो इधर से इधर कितना मीटर है, 20 मीटर है, इधर से इधर कितना है, 10 मीटर है, इधर से इधर कितना है, 5 मीटर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर कम होता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स करके। ओके, के तो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर कम हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी माइनस के एक्स अपॉन यम है, तो यम तो कांस्टेंट है, ब्लॉक का मास तो चेंज नहीं होगा, ये के भी कांस्टेंट है, तो ओनली चेंज क्या हो रहा है, दैट इज द एक्स चेंज हो रहा है। एक्स इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसके वजह से एक्सेलरेशन जो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होते जा रहा है तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर इधर से ब्लॉक छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया, तो इधर आते वक्त उसका एक्सेलरेशन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, और रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, लेकिन उसका स्पीड जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, एंड बिकम जीरो एट मीन पोजीशन, मतलब इस पॉइंट के ऊपर
अगर आपको पूछे इस पॉइंट के ऊपर क्या जीरो रहते हैं, दो टर्म जीरो रहते हैं, तीन टर्म एक्चुअली, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, फर्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। फोर्स इसके ऊपर जीरो रहेगा बिकॉज ये नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन ये पोजीशन में आया है, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। एंड थर्ड कंडीशन दैट इज द एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, मीन पोजीशन के ऊपर ये तीन टर्म्स जीरो रहते हैं। ओके, बट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया के वजह से ये बॉडी इधर से इधर आती है, इनर्शिया के वजह से। ओके, फोर्स के वजह से नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से नहीं है, ये तो रिलैक्स हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ये बॉडी इधर से इधर तक आएगी, ये स्टॉप नहीं करेगी ऑन द स्पॉट, उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो क्या करेगी, आगे मूव करेगी। इनर्शिया मतलब इसको मास जो रहता है, ओके, मास के वजह से इनर्शिया रहती है, तो इनर्शिया वजह से वो क्या करेगी, आगे मूव करेगी। लेकिन आपको जो इफ दे आर आस्क मीन पोजीशन के ऊपर कौन से पैरामीटर जीरो रहते हैं, तो आपको रिमेंबर करना है डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, फोर्स जीरो रहता है एंड एक्सेलरेशन उसका जीरो रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा ही है। ओके, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द मीन पोजीशन बिकम्स मैक्सिमम एंड हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अंडरस्टैंड करो, ये ब्लॉक है, ओके, तो ये स्प्रिंग है, ये मीन पोजीशन है, इधर से आपने छोड़ दिया, इधर आ गया, समझो इधर से आपने छोड़ दिया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन स्पीड जो रहता है, उस ब्लॉक का स्पीड जो रहता है, इस ब्लॉक का स्पीड जो रहता है इस पॉइंट पे, दैट इज नथिंग बट मीन वैल्यू के ऊपर जो स्पीड रहता है, दैट इज द वेलोसिटी, वरना स्पीड जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। आपको पूछेंगे मीन पोजीशन के ऊपर वरना इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम क्या रहता है, दैट इज द वेलोसिटी शुड बी मैक्सिमम। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सिंपल एग्जांपल, ये भी आप पेंडुलम का भी कंसीडर कर सकते हो। ये मीन पोजीशन हो गया, इस साइड आपने लिया पेंडुलम को और छोड़ दिया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लेकिन एक्सेलरेशन इसके ऊपर जीरो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। In extreme position, the displacement from the mean position and restoring force are maximum. Please understand करो इसको। Restoring force मतलब extreme position मतलब ये एकदम लास्ट पोजीशन, एकदम लास्ट पोजीशन। ये समझो ये ब्लॉक है, इधर से आपने इधर तक लेके जा सकते हो, इधर इससे आगे आप लेके जा नहीं सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम क्या रहते हैं, दो पॉइंट्स रहते हैं। एक तो फोर्स मैक्सिमम रहेगा, फोर्स मैक्सिमम रहेगा, एंड सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये इधर से इधर तक डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम ही रहेगा। ओके, उससे आगे आप ले ही नहीं जा सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको, क्यों बताया, क्या बताया था, देखो आपने ब्लॉक इतना ही लिया तो रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ा कम होगा, लेके आओ इधर तक ज्यादा होगा, इधर तक लेके आओ ज्यादा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा लेके गए हो आपने, बहुत लास्ट एंड को लेके गए हो, तो उसके अंदर जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स जो जनरेट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। मीन पोजीशन के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो रहता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, एक्सेलरेशन जीरो रहता है। एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन वरना राइट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एफ मैक्सिमम रहता है, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम रहता है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना ही है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वही है, इट इज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच द फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब अंडरस्टैंड करो, अगर ये ब्लॉक है, आपने इधर से इधर तक लेके आए, इधर से एक्चुअली इधर था ये ब्लॉक, इधर से इधर लेके आए, लेकिन आपने ब्लॉक को इधर लेके आए, डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा, लेकिन जो फोर्स जो रहता है वो ऑलवेज मीन पोजीशन के टुवर्ड्स रहता है।
डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, दैट इज द फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर रहेगा। मीन टुवर्ड्स द मीन रहता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहता है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इधर कर दिया तो फोर्स किधर रहेगा, इस साइड रहेगा। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन इधर है, मीन पोजीशन इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स रहता है। तो इन लीनियर पीरियोडिक मोशन में, लीनियर पीरियोडिक मोशन वरना लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इन विच बॉडी फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज किधर रहता है, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स रहता है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करोगे तो मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम करोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा। ओके, तो ये है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन वरना लीनियर पीरियोडिक मोशन करके। ओके, तो ये था पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड स्प्रिंग एंड ब्लॉक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ है। आई थिंक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मैं पॉइंट वाइज इसीलिए बताया हूं कि ये थ्योरी है, मेन थ्योरी है। अगर ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो डेफिनेटली आपको डेरिवेशंस पे अंडरस्टैंड होंगे। तो इसके वजह से मैं स्लोली सभी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं आपके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।